तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की कुछ इम्पॉर्टेंट अवधारणाएं बताने जा रहा हूँ इकोनॉमी की, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है ये सब, बताइए। सबसे पहले 3 शब्द यहाँ पर मैं बात करूँगा, तीनों शब्दों को आपको बताना है। सबसे पहले शब्द है प्रगति, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेस, है ना। दूसरा है समृद्धि, समृद्धि इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। और तीसरा है आपका विकास, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट। कोई बताए तीनों में क्या अंतर है? डेवलपमेंट मतलब जो विकास हो चुका है, बहुत बढ़िया। और हाँ सर, समृद्धि और विकास में पहले बताऊंगा। अच्छा, पहले प्रगति नहीं बताएंगे? अरे बता दीजिए, प्रगति पहले बता दीजिए। क्या है कि हम जो पिछला पैमाना है उससे माप के भी चलते हैं, जैसे जीडीपी है हमारा, हमने देखा जीडीपी 2015 में कितना था, 2018 में कितना, ये आर्थिक समृद्धि है। अच्छा, इसे समृद्धि कहते हैं आप। और अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास की बात ये है कि हमने कितना हॉस्पिटल खोला, कितनी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ों को लोगों को बढ़ाया है। और आसान भाषा में कोई? ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सर, जीएनपी, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो गई तो समृद्धि हो गई। अच्छा, ये बढ़ गया तो समृद्धि हो गया, बिल्कुल, ये भी सही बात है, गलत नहीं कह सकते। सर, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि में विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास हो रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो रही है। जुबैर जी सहमत हैं? सहमति से काम नहीं चलेगा, अपना व्यू पॉइंट भी रखना पड़ेगा। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक परिमाणात्मक, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ संख्यात्मक। संख्या बढ़ जाए या संख्या घट जाए, संख्यात्मक वृद्धि हो जाए। मान लो आज आपके पास 4 रुपया था, कल 5 रुपया हो गया, कल 6 रुपया हो गया, आज 1 लाख था, कल 10 लाख हो गया, परसों 1 करोड़ हो गया, तो आप क्या हो गया? आपकी ग्रोथ हो रही है, संख्यात्मक रूप से संख्या बढ़ रही है ना। ये भी हो सकता है कि आज 1 लाख है, कल 10,000 है, परसों 0 रुपये, परसों नरसों कर्जे में आ गए, तो क्या हो रहा है? ग्रोथ घट रही है आपकी, संख्यात्मक। तो ग्रोथ क्या है? संख्यात्मक रूप से बढ़ने को समृद्धि कहते हैं, आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में। मैं अभी टेक्निकल भी लिखवा दूंगा। लेकिन जब संख्यात्मक रूप से वृद्धि हो, संख्यात्मक रूप से तो वृद्धि हो ही, प्लस गुणात्मक रूप से भी वृद्धि हो, गुणात्मक रूप से भी वृद्धि हो। यदि आपके पास आज 1 लाख रुपया है, कल आपके पास 10 लाख रुपया हो जाता है, परसों आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाता है, लेकिन इस रुपये बढ़ने के साथ साथ आपका शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आपका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आपको जो जीवन स्तर है बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि वो भी हो रहा है साथ साथ, तो आप विकास कर रहे हो, अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ समृद्धि कर रहे हो। इसको देश के पैमाने पर फिट कर दीजिए। देश की जीडीपी बढ़ रही है तो समृद्धि हो रही है, घट रही है तो समृद्धि घट रही है। ये देश में समृद्धि के साथ साथ, जीडीपी बढ़ने के साथ साथ, देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है, देश में स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो रहा है, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। सब कुछ होने के साथ साथ देश का विकास, ये विकास एक बड़ा शब्द है। तो समृद्धि सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है, विकास भी सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, लेकिन प्रगति हमेशा सकारात्मक रहेगी। प्रगति का मतलब होता है बढ़ोतरी। कोई चीज़ बोल रहा है ना, मैं प्रगति कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कभी नकारात्मक नहीं होता है, यह हमेशा क्या होता है? सकारात्मक होता है। बताओ, इन तीनों टर्म्स में यदि आपको कुछ अभी समझ में नहीं आया, समृद्धि क्या है, विकास क्या है और प्रगति क्या है, अब छापो। ठीक है, लिखो प्रगति। सबसे पहले कुछ लिख लीजिए, बाद में प्रगति लिखिए। लिखिए, अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र में, यहाँ पे मैंने अर्थशास्त्र शब्द प्रयोग किया, अर्थव्यवस्था नहीं किया, दोनों में अंतर होता है, आगे बताऊंगा। अर्थशास्त्र में एक लंबे समय तक प्रगति यानी प्रोग्रेस, प्रगति, समृद्धि और विकास शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता रहा है, और विकास शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता रहा है। इसका वर्तमान प्रयोग 1960 से लेकर 1990 की अवधि तक के बीच में विकसित हुआ। पहले एक दूसरे की पर्यायवाची माना जाता था कि विकास, समृद्धि, प्रगति एक ही चीज़ है, लेकिन अब अलग अलग है। अर्थशास्त्र में एक लंबे समय तक प्रगति, समृद्धि और विकास शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता रहा है। इनका वर्तमान प्रयोग 1960 से लेकर 1990 तक की अवधि के बीच विकसित हुआ है। अब एक एक चीज़ों को देखते हैं। नंबर 1 प्रगति, प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। प्रगति को हमेशा, इसी में आगे लिख लीजिए, ऐसा कोई बहुत विशेष परिभाषा नहीं है, लेकिन आप जो आमतौर पे समझते हैं वही लिखवा रहा हूँ। प्रगति को हमेशा बढ़ोतरी या बेहतरी, प्रगति को हमेशा बढ़ोतरी या बेहतरी आदि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, आदि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। देश, समाज, परिवार या भी कोई भी क्षेत्र इत्यादि सभी प्रगति कर सकते हैं। देश, समाज, परिवार या फिर कोई भी क्षेत्र इत्यादि सभी प्रगति कर सकते हैं। प्रगति कभी भी ऋणात्मक रूप से प्रयुक्त नहीं होती है। यह हमेशा धनात्मक मूल्य से प्रेरित होती है। यह हमेशा धनात्मक मूल्य से प्रेरित होती है। यानी कि अब यहाँ पे परिभाषा, आपको टेक्निकल परिभाषा निकल के सामने आती है। लिखिए इस प्रकार धनात्मक आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास ही प्रगति है। यानी कि धनात्मक आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास ही प्रगति से सूचक है, प्रगति के सूचक है। तो प्रोग्रेस समझ गए, धनात्मक आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि भी प्रगति के सूचक हैं, ही प्रगति के सूचक हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे हम ग्रोथ की, समृद्धि की। हेडिंग डालिए समृद्धि। तो मात्रात्मक रूप से बढ़ना, संख्यात्मक रूप से बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। घटना, मान लो घट रही तो ग्रोथ निगेटिव भी हो गई, ग्रोथ सकारात्मक भी हो गई, नकारात्मक भी हो गई। तो लिख लीजिए समृद्धि किसी व्यक्ति, समूह, क्षेत्र या देश में होने वाली मात्रात्मक प्रगति को कहते हैं। समृद्धि किसी व्यक्ति, समूह, क्षेत्र या देश में होने वाली मात्रात्मक प्रगति को कहते हैं। मात्रात्मक प्रगति को कहते हैं। अर्थशास्त्री इसका प्रयोग
अर्थव्यवस्था में आने वाली मात्रात्मक प्रगति को दर्शाने के लिए करते हैं। अर्थशास्त्री इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में आने वाली मात्रात्मक प्रगति को दर्शाने के लिए करते हैं। मात्रात्मक प्रगति को दर्शाने, जैसे कि रोड की लंबाई। अब देश में कितना राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया, डेली कितना बनता है, डेली अभी और एवरेज है ना कि 27 किलोमीटर डेली रेस की सड़कें बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रोथ दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पे इस्पात का उत्पादन कितना हो गया, कोयले का उत्पादन कितना हो गया, बिजली का उत्पादन कितना हो गया। ये क्या है, ये ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको बहुत आसान भाषा में बोला जाए तो मात्रात्मक आर्थिक प्रगति को ही आर्थिक समृद्धि कहा जाता है ना, बहुत आसान भाषा में। नेक्स्ट डालिए विकास, डेवलपमेंट। विकास शब्द मात्रा के साथ साथ गुण का भी बोध कराता है। विकास शब्द मात्रा के साथ साथ गुण का भी बोध कराता है। विकास के साथ साथ गुण का भी बोध कराता है। नेक्स्ट, इसी में कुछ चीज़ें और लिख लीजिए। किसी व्यक्ति, समूह या देश की अर्थव्यवस्था में, किसी व्यक्ति, समूह या देश की अर्थव्यवस्था में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो, अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो मात्रात्मक प्रगति के साथ साथ, तो मात्रात्मक प्रगति के साथ साथ वहाँ गुणात्मक प्रगति भी हो रही होगी, वहाँ गुणात्मक प्रगति भी हो रही होगी। अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति का साथ साथ होना ही विकास है। अर्थात मात्रात्मक, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको क्वालिटी तो बहुत, क्वांटिटी तो बहुत मिल जाए, लेकिन क्वालिटी ना हो उसमें तो क्या मतलब है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति का साथ साथ होना ही विकास है, डेवलपमेंट है। ठीक, ये हो गया क्लियर, ये हो गया विकास। आप समझ गए, इन तीनों में आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको सोचना नहीं है। ठीक, अब समृद्धि किसी देश की कैसे होगी, कोई देश कैसे ग्रो करेगा? जब संसाधन होंगे उसके पास, बिना संसाधन के अभाव में कोई देश ग्रो कर जाएगा? तो समृद्धि के लिए कुछ आवश्यक कारक है, कुछ लिख लीजिए। समृद्धि के लिए, समृद्धि विकास के लिए आवश्यक कारक, आवश्यक कारक ठीक है। नंबर 1, संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा, श्रम शक्ति की उपलब्धता, श्रम भी होना चाहिए। श्रम शक्ति की उपलब्धता, तकनीकी की उपलब्धता, तकनीकी होना चाहिए, तभी समृद्धि भी होगी और विकास भी होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्थिक नीतियाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक नीतियाँ आपकी ऐसी होनी चाहिए जो समृद्धि की तरफ आपको ले जाए। आर्थिक नीतियाँ, ठीक है, जैसे कि हमारी आर्थिक नीति आज क्या है,
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इससे क्या हो गया, समृद्धि बढ़ गई रातों रात हमारी। यदि ये नहीं था तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी समस्या में भी फंस चुके थे, है ना। तो ये आपकी बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। कुछ अब फैक्ट लिख लीजिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट मैं हर जगह पे जहाँ जहाँ मुझे आएगा तो मैं लिखवाता जाऊँगा। पहला फैक्ट लिखिए, तथ्य सार संग्रह एक बनाते जाइए अपना, तथ्य सार संग्रह। तो कुछ फैक्ट याद रखिएगा। लिखिए नंबर 1, वर्ष 2009 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, विश्व बैंक की रिपोर्ट है ये, भारत की प्रति व्यक्ति आय $1180 थी, $1180 थी, जो कि 2011 में बढ़कर $1420 हो गई। ठीक है, अभी मैंने कितना लिखवाया था करंट का डाटा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। जब मैंने भारत में बताया था, भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में था कि उच्च मध्यम आय वर्ग में था, किस आय वर्ग में था, निम्न मध्यम आय वर्ग में हम आते थे। तो निम्न मध्यम आय वर्ग में मैंने बताया था कि $502 की इसके आसपास, $1500 के आसपास प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है अभी हमारे यहाँ विश्व बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, 1582। ठीक है, नेक्स्ट क्रय शक्ति, नेक्स्ट फैक्ट, अगला फैक्ट लिखिए, क्रय शक्ति समता, पीपीपी बोलते हैं इसे, परचेजिंग पावर पैरिटी। मैं समझाऊंगा इसे आगे कि ये क्या होता है। पीपीपी, ट्रिपल पी लिख लीजिए, हिंदी में लिखते हैं क्रय शक्ति समता। जैसे कि क्रय शक्ति समता क्या है, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ, ज़्यादा हम झाम ताम नहीं करेंगे। मान लो चीनी भारत में कितना है, चीनी का रेट भारत में, चीनी मतलब इंग्लिश में शुगर, है ना। अभी मान लो 40 रुपये kg यहाँ चल रही है भारत में, ठीक है। यूएसए में कितने की होगी, पाकिस्तान में कितने की होगी, अफगानिस्तान में कितने की होगी, नेपाल में कितने की होगी चीनी। अमेरिका में निकालते हैं यदि 70 रुपये इक्वल टू $1 के, तो वहाँ पे चीनी तो कितना मिल जाएगा, 1.5 किलो से ज़्यादा भी मिल जाएगा $1 में। यानी कि वहाँ पे कोई व्यक्ति 50 सेंट देगा और उसे 1 किलो चीनी मिल जाएगी 50 सेंट में। लेकिन हम 40 रुपये देंगे तब कहीं जाके हमें 1 kg मिलेगी। ठीक है, 40 kg इक्वल टू 40 रुपये इक्वल टू 1 kg। तो वहाँ पे 50 सेंट, मात्र 50 सेंट में काम चल गया उनका। परचेजिंग पावर, यहाँ पे बिस्लरी की बोतल वो $1 देगा तो कितनी बिस्लरी की बोतल उसे मिल जाएंगी। यहाँ 20 रुपये में एक बोतल मिलती है, वो 70 रुपये, $1 देगा तो उसे 5-6 मिल जाएंगी। उनके $1 की वैल्यू इतनी है, हमारे 70 रुपये के बराबर वैल्यू है। हमें 20 रुपये देने पर 1 बोतल मिल रही है, उन्हें $1 देने पर 5 बोतल मिल रही है। समझ रहे बात को? इसे बोलते परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति तुल्यता। किस देश में जो वहाँ पे वही वस्तु, एक कंपेयर कीजिए वहाँ की वस्तु वर्सेस यहाँ की वस्तु, एक बास्केट बनाइए वस्तुओं का, उस बास्केट में जितनी चीज़ें हैं यदि वही वस्तुएं भारत में खरीदी जाएं, वही वस्तुएं अमेरिका में खरीदी जाएं, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा है, हमारी क्रय शक्ति कम। लेकिन फिर भी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर भारत विश्व की कौन सी इकॉनमी है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। लिख लीजिए इसे, क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रथम, क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान अमेरिका का। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे जापान, पांचवें नंबर पे जर्मनी। अब क्या पूरा विश्व बताया जाए? टॉप 5 ठीक है ना। 5 याद रखना है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 भारत, नंबर 4 जापान, नंबर 5 जर्मनी। पीपीपी के आधार पे।
नंबर 5 जर्मनी GDP, ठीक है। अब हमारी थोड़ी बहुत चर्चा होगी आप लोगों से कि ये बताइए विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्या लक्षण होते हैं विकसित अर्थव्यवस्था के, क्या लक्षण होते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के, क्या लक्षण होते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के, क्या लक्षण होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी जान लेते हैं। बताइए। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, लिख लीजिए पहले, आप लिख लीजिए, 5-6 पॉइंट लिखवा देता हूँ। लिखिए विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, जहाँ की कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है। क्या क्या होता है, नंबर 1 पहला गुण होता है जीडीपी में कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। जीडीपी में जो विकसित, भारत एक विकसित इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग है, विकासशील है, तो हमारे यहाँ पे भी कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है, इस कारण भी हम विकसित हैं। जहाँ जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ की जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता है। तो लिख लीजिए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान, कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान। नेक्स्ट, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, दक्ष मानव पूंजी, कुशल मानव संसाधन, कुछ भी लिख लीजिए, दक्ष मानव पूंजी। हमारे यहाँ पे मानव पूंजी तो है लेकिन स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, ठीक है। किसी को कह दो भैया 4 खंड में ईंटें चढ़ाने, चढ़ा देगा। अकुशल काम करने में हम खूब दक्ष हैं, लेकिन कुशलता भी सीखनी बाकी है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, डेवलप्ड में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। नेक्स्ट, साक्षरता दर अधिक होती है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। हमारे यहाँ तो यही ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। नेक्स्ट, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आधारभूत संरचना विकसित होती है, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। नेक्स्ट, गरीबी और बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी होती है। गरीबी और बेरोजगारी कहाँ पे रह गई, गरीबी और बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी रहती है। नेक्स्ट, बचत दर, निवेश दर एवं पूंजी निर्माण दर अधिक होती है। बचत ज़्यादा होगा, निवेश ज़्यादा होगा और पूंजी दर ज़्यादा होगी। बचत दर, निवेश दर और पूंजी निर्माण दर अधिक होता है। अब इस तरह की कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं बताइए। एक ग्रुप बना हुआ है, क्या नाम है, G7। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जितने मैंने गुण बता दिए, इन गुण को इस क्राइटेरिया में आने वाली, पहले तो G8 था लेकिन क्रीमिया वाला मुद्दा आ गया, और यूक्रेन का क्षेत्र था पहले क्रीमिया, लेकिन रूस को चाहिए था काला सागर, काला सागर में आधिपत्य करना था, तो उसने क्रीमिया को क्या किया, कैप्चर कर लिया। जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम कराया, और वहाँ पे रेफरेंडम सकारात्मक आया, रसिया ने उस पर कैप्चर कर लिया, जिससे G8 से रसिया को हटा करके G7 बन गया। तो 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके ग्रुप को G7 कहा जाता है। 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के ग्रुप को ग्रुप 7 कहा जाता है। लिख लीजिए, उपरोक्त विशेषताओं वाली अर्थव्यवस्थाओं को ही विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं को ही विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं को ही विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं को ही विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण G7 है। इसमें कंट्री कौन कौन सी है, कोई बता पाएगा? G7 में कौन कौन है? जुबैर जी, कौन कौन है? USA,
जापान, हाँ, ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी और कौन, बनारस, कनाडा। हाँ ये कहाँ से आ गया, लिखिए। देखिए मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी विकसित हो गया हो, अभी बहुत कम बाकी वहाँ पे। लिखिए नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 यूके, नंबर 3 फ्रांस, जर्मनी, इटली नहीं बताया आपने, कनाडा, जापान। एशिया का एकमात्र है जापान। नेक्स्ट, विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। देखो सब कुछ होता है, बोल वचन नहीं करने। मैं जितने टेक्निकल पॉइंट लिखवा रहा हूँ, यदि कभी कोई पूछे, कभी कुछ आए, तो ये टेक्निकल पॉइंट लिखने बस, ठीक है। बुलेट पॉइंट जितने लिखवा रहा हूँ, इन्हीं बुलेट पॉइंट को लिखना है, ऐसा नहीं बोल वचन करके चले आए। विकासशील अर्थव्यवस्था, लिखिए जिन अर्थव्यवस्थाओं में कुछ विशेषताएं लिखवा रहा हूँ, जिन अर्थव्यवस्थाओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। नंबर 1, जिन अर्थव्यवस्थाओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। नंबर 1, जीडीपी में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का सीमित योगदान, उल्टा लिखना है उसी का। जीडीपी में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का सीमित योगदान, जीडीपी में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का सीमित योगदान। कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान, नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, गरीबी बेरोजगारी का बढ़ता प्रतिशत, पुरानी तकनीकी का प्रयोग, जैसे कृषि क्षेत्र में आज भी कुछ लोग बैल से जोतते हैं खेत, 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन नई तकनीकी 24 घंटे में ट्रैक्टर पूरा जोत के रख देता है। पुरानी तकनीकी का प्रयोग। अविकसित आधारभूत संरचना, ना सड़कें बनी, ना कुछ बना, अविकसित आधारभूत संरचना। नेक्स्ट, बचत, निवेश एवं पूंजी निर्माण की धीमी दर, बचत, निवेश तथा पूंजी निर्माण की धीमी दर। इसका कोई उदाहरण बताइए। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का कौन सा समूह है? ब्रिक्स, नाम लिख लीजिए इसका। बहुत कंट्रियां हैं लेकिन ब्रिक्स एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिक्स समूह है। ब्रिक्स में कौन कौन आता है? कितने कंट्री हैं वैसे टोटल? 4, 5, 6, 5। पहले नंबर 1 ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये ब्रिक्स कंट्रियां कैसी कंट्रियां हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 ब्राज़ील, नंबर 2 रूस, नंबर 3 भारत, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक। नेक्स्ट, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, अंडर या लेस डेवलप कंट्रीज, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? कोई बताएगा क्या होता है इनमें? हाँ, अच्छा, दूसरे देशों के अनुदानों पर ही ये आश्रित रहते हैं। दूसरा देश लोग पैसा दे दे, कर्ज पे डूबी रहती हैं कंट्रियां। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा बड़े स्तर पर होती है ना? तो यही लिखना है, लिख लीजिए। नंबर 1 गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा चरम सीमा पर होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी, कुपोषण चरम सीमा पर होते हैं। ठीक है, और ये कंट्री क्या है?
IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है, या अदर कोई कंट्री के द्वारा, ठीक है, ये सबके आर्थिक अनुदानों पर ही आश्रित रहते हैं ये। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, वैश्विक संस्थाओं के आर्थिक अनुदानों पर निर्भर रहते हैं ये। तो वैश्विक संस्थाओं के, वैश्विक वित्तीय संस्थाएं लिख लें तो और अच्छा रहेगा। वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक अनुदानों पर निर्भर, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक अनुदानों पर निर्भर। इनका मानव विकास सूचकांक निम्नतम होता है, मानव विकास सूचकांक निम्नतम होता है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में एग्जाम्पल किसका देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान को मत लीजिए भाई, अल्प विकसित नहीं है वो, मतलब अमेरिका पैसा दे रहा है ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने देखा इमरान खान जी के पास फ्रांस के राष्ट्रपति का फ़ोन आया, मना कर दिया, बोले कल फ़ोन करना, है ना। तो यहाँ पे अफ्रीकी कंट्रियाँ आएंगी, युगांडा, रवांडा, केन्या, बुरुंडी, है ना, ये सब कंट्री आती हैं उसमें। हाँ, यहाँ नाइजीरिया को भी लिख लो। नाइजीरिया वैसे वहाँ पे बोको हराम है, लेकिन बोको हराम के अलावा वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे पेट्रोलियम कंट्रियाँ, भारत की बहुत सारी आबादी नाइजीरिया पे रहती है। अफ्रीका के कुछ 4-5 देश हैं, जैसे कि दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया और मिस्र। लीबिया तो बेकार है, लीबिया में ज़्यादा अच्छा जीवन स्तर नहीं। अभी तो वहाँ पे तानाशाही थी, क्या नाम था उसका, गद्दाफी साहब, है ना। तो ऐसे बहुत, लेकिन यदि देखा जाए ओवरऑल तो बीच वाला जो क्षेत्र है, जो विश्वतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें अफ्रीका का विश्वतीय बेल्ट, अफ्रीका का विश्वतीय बेल्ट वाला क्षेत्र जितना भी है, ये बेल्ट, यहाँ वाला बेल्ट, यहाँ के आसपास की कंट्रियाँ लेस डेवलप में आती हैं। बाकी यहाँ पे पेट्रोलियम है, बोको जैसे नाइजीरिया में पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है, दक्षिणी सूडान में पेट्रोल निकलता है, मिस्र, लीबिया में पेट्रोल निकलता है, तो उसका अंश उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है। पाकिस्तान को क्या भारत के समकक्ष रखिए भाई, उसकी इकॉनमी चरमरा गई है, अभी इस समय बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान के पास। उसके पास ब्याज अदायगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ब्याज अदायगी के लिए IMF से पैसा मांग रहा है, बेल आउट पैकेज मांगा जा रहा है, लेकिन बेल आउट पैकेज को अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा, है ना। नेक्स्ट, तो इसमें लिख लीजिए अल्प विकसित अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रियाँ एग्जाम्पल में। एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है? आर्थिक नीति किसे कहते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी किसे कहते हैं? आगे आगे चर्चा मैं करूंगा ना। आर्थिक नीति, जैसे 1991 की आर्थिक नीति, मतलब क्या है इसका? हाँ, आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित मानक और पैमाने जिस पे अर्थव्यवस्था की रेल उस पटरी पर दौड़ती है। बहुत आसान, चलो इसको लिख लो, टेक्निकली लिख लो। किसी भी सरकार द्वारा आर्थिक नीति, हेडिंग डालना है आर्थिक नीति। मैं टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि ये सब समझ में आ जाए, बाद में मुझे ना पछड़े में पढ़ना पड़े। आर्थिक नीति किसी भी सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित, किसी भी सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित आर्थिक उद्देश्य या लक्ष्यों की पूर्ति हेतु घोषित रणनीति। किसी भी सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित आर्थिक उद्देश्य या लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, उद्देश्य की पूर्ति हेतु घोषित रणनीतियाँ या व्यक्तिगत उपाय आर्थिक नीति कहलाते हैं। घोषित रणनीतियाँ या व्यक्तिगत उपाय, घोषित रणनीतियाँ या व्यक्तिगत उपाय, व्यक्तिगत उपाय या नीतिगत उपाय, कुछ भी लिख लीजिए। नीतिगत उपाय आर्थिक नीति कहलाते हैं, आर्थिक नीति कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कितने प्रकार की नीतियाँ, कुछ नीतियाँ लिख लीजिए। इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति,
इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति, श्रम नीति, विदेश निवेश नीति, नीति मतलब पॉलिसी होता है, और भी जितनी नीतियाँ आती हैं लिख लीजिए, सब नीतियाँ इसी में। राजकोषीय नीति, विदेशी नीति, विदेशी निवेश नीति, कृषि नीति, पर्यटक नीति, श्रम नीति, वितरण नीति आदि आते हैं, आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो हो गई ये बात कंप्लीट। जितनी चीज़ें मुझे आज बताना था, आज का सेशन ये समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग